आवाज बंद। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक के अंतर्गत आज जो शेष टॉपिक रह गया था वो आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में आप पढ़ेंगे। इससे पहले आपने हिमांक का अवनमन पढ़ा था, तो मोलल अवनमन स्थिरांक समझने से पहले आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक में समझाया गया था जिस ढंग से जिस तर्ज पर, एकदम वैसे ही यहाँ पर हम कैलकुलेशन लेकर चलने जा रहे हैं। माना कि घुलने के मोल की संख्या, याद है आप लोग को हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के दुनिया में जब भी कोई स्थिरांक को, नियतांक को परिभाषित करना होता है तो बाकी सभी फैक्टर्स को, भौतिक राशियों को या उसके मान को एकांक ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर घुलने के मोल की संख्या WA/MA का मान 1 मोल ले लिए, और साथ ही साथ एक चीज और, घोलक का दिया गया द्रव्यमान हमने 1 kg मान लिया, और 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो आप सभी स्टूडेंट समीकरण 3 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 इतना जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए? फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा TF बराबर KF इंटू M जानते हैं, और यहाँ पर M बराबर WA इंटू 1000/MA इंटू WB। बोर्ड पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में आप समझने जा रहे हैं। समझाने का 2 मेथड होगा हमारा, पहला बाय कैलकुलेशन मेथड, दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट बेसिस पर। तो सबसे पहले आप आइए मैथमेटिकल ढंग से समझिए कि अगर आपको किसी घोलक का मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना होगा तो आप कैसे मैथमेटिकली निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, सामने आ रहा है आपके अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर। तो ये देखिए आपने क्या मान लिया है, WA/MA बराबर 1, और WB बराबर आपने क्या मान लिया है 1 kg। 1 kg कितना ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम। तो ये आपका कैंसिल हो गया और सिद्ध हो गया फिर से आज के क्लास में कि डेल्टा TF ही KF का मान होता है। यानी जब जब किसी घुलने के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में आप मिलाएंगे तो जितना हिमांक में अवनमन होगा वही हिमांक का अवनमन ही मोलल अवनमन स्थिरांक का मान होता है, या मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। याद होगा आप सभी स्टूडेंट को 3 दिन पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक इसी तरह समझाए थे कि जब किसी घुलने के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाते हैं, जितना क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाता है, जितना क्वथनांक का उन्नयन होता है, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। और आज समझा रहे हैं कि आप एक बर्तन में अगर जल ले लिए और आप इस जल का मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना चाहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक सिखा चुके हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF निकालना चाहते हैं, तो आप एकदम तौल कर बढ़िया से 1 kg मतलब 1000 ग्राम जल ले लीजिए और कोई भी अवाष्पशील घुलने का 1 मोल मिलाइए। जितना हिमांक में अवनमन होगा जल का, तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही आपने अवाष्पशील घुल मिलाया, सपोज दैट -6 डिग्री सेल्सियस घोल का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, हिमांक हो गया, तो आप ही बताइए अंतर कितना का हुआ? 6 डिग्री सेल्सियस। ये 6 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस जो है वास्तव में क्या है? हिमांक में हुआ वह अवनमन है, जो घुलने के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाने पर प्राप्त हुआ है। तो है तो ये हिमांक का अवनमन, लेकिन कहलाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये तब प्राप्त हुआ है जब हम 1 मोल घुलने को 1000 ग्राम घोलक में मतलब 1 kg घोलक में मिलाए हैं। और जब जब ऐसा करते हैं, घुलने के 1 मोल को घोलक के 1000 ग्राम में मिलाते हैं, तो वास्तव में डेल्टा TF का ही मान किसके मान के बराबर होता है? KF। अब आप सभी स्टूडेंट KF का यूनिट भी देख लीजिए। KF का यूनिट उसी तरह से जैसे हमने KB का यूनिट निकाला था, सामने एकदम निकाल दे रहे हैं। KF का यूनिट देख लीजिए, ये डेल्टा TF/M हो गया। डेल्टा TF एक ताप है, हिमांक है, हिमांक का अंतर है बल्कि, तो ये हिमांक का अंतर क्या होगा? आप डिग्री सेल्सियस लेंगे और M को लेंगे मोल पर kg, मोल पर kg। अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पर पावर। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लेना चाहता है, ले सकता है, केल्विन किलोग्राम मोल पर पावर -1। तो ये था आपका मोलल अवनमन स्थिरांक।
अब पूरा डिटेल एक बार फिर से 1 मिनट में। आप पढ़ रहे थे मोलर नॉनोमिक स्थिरांक, इसके लिए हमने माना कि गुल्ले का मोल की संख्या 1 और गोलक का दिया गया द्रव्यमान 1 kg, दोनों का मान उठाकर हमने रख दिया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ आ गया। यहाँ पर सिद्ध हो गया कि किसी भी घोलक का मोलर अनमन स्थिरांक हिमांक में हुआ वह अनमन है जो किसी गुल्ले के 1 मोल को गोलक के 1000 ग्राम में मिलाने पर प्राप्त होता है। इसका यूनिट क्या क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, मोल पावर -1 और केल्विन, किलोग्राम, मोल पावर -1। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो आप सभी स्टूडेंट अगर इसका हाई लेवल का प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत होगी जो हम आपको देने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर आगे हाई लेवल का प्रॉब्लम बनाना चाहे तो आपको बता दें कि इस केफ के मान को हम गुप्त ऊष्मा की सहायता से भी ला सकते हैं। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, एक गलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ हमको जरूरत महसूस होगा गलन की गुप्त ऊष्मा का, तो यहाँ के बराबर RT0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 LF। सवाल उठता है कि यहाँ पर ये केमिस्ट्री क्लास है, ये गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कहाँ से आएगा? तो आपको हम इस केमिस्ट्री से ही गलन की गुप्त ऊष्मा मान निकालने के लिए सिखा रहे हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा का ये सूत्र है डेल्टा HF बाई घोलक का आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये डेल्टा HF क्या है? डेल्टा माने परिवर्तन, H माने इंथैल्पी, F माने फ्यूजन, मतलब चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की इंथैल्पी में परिवर्तन। तो गलन की इंथैल्पी में परिवर्तन कुछ स्टूडेंट अभी भी नहीं जानते हैं कि इंथैल्पी क्या होता है। तो जानिए, ऊष्मा का 2 रूप होता है, एक नियत दाब पर, एक नियत आयतन पर। नियत दाब पर जो ऊष्मा होती है उसी को क्या कहते हैं? इंथैल्पी, यानी ऊष्मा का ही रूप है इंथैल्पी। और नियत आयतन की ऊष्मा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऊष्मा ही समझ के चलिए। ऊष्मा मतलब कि गलन की इंथैल्पी परिवर्तन की जगह गलन की ऊष्मा में परिवर्तन, लेकिन नियत दाब पर जो ऊष्मा होता है वो इंथैल्पी होता है। तो डेल्टा HF का मान अगर आपको पता हो तो LF का मान निकाल सकते हैं, LF का मान पता हो तो आप केफ का मान निकाल सकते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट को एक मेन कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन डीप में जाकर पूछेगा, मतलब इस तरह से केवल गलन की इंथैल्पी में परिवर्तन का मान दे देगा और आपसे कहेगा कि डेल्टा TF निकालिए, तो आप ही बताइए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको डेल्टा HF का मान जो दिया है उसको घोलक के अणु भार से भाग देना होगा। जैसे जल, नाम ले लिया, घोलक जल है तो जल का अणु भार नहीं निकल जाएगा 18, तो 18 से भाग लगेगा HF में, इससे निकलेगा LF। LF का मान उठाइएगा, इस सूत्र पर रख दीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र में केवल LF का ही मान का जरूरत है। क्योंकि हम नाम ले लिए जल, तो जल का ही मान तो लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ R का मान तो लिख सकते हैं 0.0821 या 8.314, जिस यूनिट में बात होगा उस यूनिट में। तो R एक नियतांक है, उसका मान पता होता है। T0 भी जल का हिमांक है। आपको जरूरत किस चीज का है? LF का। और LF का मान किससे निकाल लिए? इस सूत्र से। तो यहाँ से LF निकला, LF का मान यहाँ रखे, यहाँ से केफ का मान निकला, और जब केफ का मान निकला तो यहीं से केफ का मान का यूज करते हुए यहाँ पर केफ इंटू M, तो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट डेल्टा TF निकाल लेंगे। तो ये था प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट जो हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ये सेकंड क्लास है हिमांक के अवनमन का। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं प्रॉब्लम का, हिमांक के अवनमन पर आधारित प्रश्न हम लोग बनाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके NCERT में भरा पड़ा है। थैंक यू। चलिए।